सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा महंगाई, भयंकर महंगाई और बेरोजगारी। ये सबसे मुख्य मुद्दे के रूप में इस बार आने वाला है सामने। योगी जी का जो मॉडल है वो डिस्ट्रक्शन, विनाश का प्रतीक है, क्योंकि वो शुरुआती करते हैं ठोक दो, बुलडोजर चला दो, तो वहीं वो फेल हैं। एक प्रधानमंत्री जो छोटे छोटे चुनाव, बड़े बड़े चुनाव में सिर्फ जो है प्रचार करता रहता है, प्रचार करता रहता है। अरे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का कार्य करना चाहिए। और आपके पास नेताओं की कमी है क्या प्रचार करने के लिए? माफियाओं पर बुलडोजर चलना क्या गलत बात है? देखिए, माफियाओं को बुलडोजर चलाना और लेकिन उसमें से अपने वाले माफियाओं को माफ कर देना या उनको छुपा के रखना, ये कोई तरीका नहीं है। सरकार क्या कह रही है? सरकार का मीडिया कहता है, सरकार का वो पेड मीडिया होता है, वो सब फैब्रिकेटेड होता है। वास्तविकता में आप किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, बिना बताए इनडायरेक्टली पता करिएगा, भैया क्या क्या चल रहा है, क्या समस्या है, वो बताएगा भैया महंगाई है। चाहे सब्जी हो, चाहे दालें हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह महंगाई है। ये पहला मामला नहीं है। पेपर लीक उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और अब तो राजस्थान, हर जगह लगातार, मतलब दर्जनों से भी ज्यादा, 2-2 दर्जन, 3-3 दर्जन पेपर लीक हुए हैं। ये बहुत शर्मनाक मुद्दा है और ये अगर हाईलाइट हो गया तो सुपड़ा साफ हो जाएगा सभी सरकारों का। मोदी जी के नाम पर बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी ही नहीं, आज के समय में एक पार्षद भी उनके नाम से जीत जाता है। नमस्कार, रियलिटी मीडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अमन राव। 2024 का लोकसभा का चुनाव है और हम लखनऊ में इस समय मौजूद हैं और इस समय हम जानते हैं कि जनता क्या सोचती है, जनता के मूड में क्या है कि 2024 में वापस से किसको प्रधानमंत्री के रूप में लाना चाहती है। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शैलेंद्र शुक्ल है। 2024 का लोकसभा का चुनाव है, आपको क्या लगता है कि इस बार तिबारा से प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं कि कोई नया चेहरा आ रहा है? देखिए, ये तो कहना बहुत मुश्किल है कि कौन आ रहा है और कौन आना चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मोदी जी तिबारा आ पाएंगे। ऐसा क्यों आपको लग रहा है? क्योंकि अगर हम वास्तविकता की बात करें, ज़मीनी मुद्दों की बात करें, तो हर जगह खोखलापन है। अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। इस समय बड़े बड़े दावे 400 पार करने के बावजूद भी उनको छोटी छोटी पार्टियों से अलग अलग राज्यों में जाके गठबंधन करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ जैसी जगह में मेयर के चुनाव में धांधली खुलेआम पकड़ी गई। ये छोटे छोटे काम उनको करने पड़ रहे हैं, जिनका पर्दाफाश भी हो रहा है। इसका मतलब है कि दावा खोखला है और ज़मीनी सत्य कुछ और है। लेकिन एनडीए जो इंडिया गठबंधन है, कहीं ना कहीं वो भी एकजुट नजर नहीं आ रही है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? हाँ, आपकी बात सही है कि जिस तरह इन लोगों ने शुरुआत की थी इंडिया अलायंस जिसको बोलते हैं, और उसके बाद बीच में फिर कई राज्यों में बंगाल का हो या और एक आध जगह का और है, वहाँ पे इन लोगों की बात नहीं बन पाई। लेकिन इंडिया अलायंस क्या करेगा वो एक अलग मुद्दा है। पर एक जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक, आम नागरिक के रूप में अगर हम सोचते हैं तो जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उन सबको मिलकर बिना किसी कहते हैं ना कि अपने स्वार्थ के, एक लॉन्ग टर्म मोटिव लेकर और आम जनता के भला सोचते हुए डिसीजन लेना होगा। ममता बनर्जी तो कह रही हैं हम पूरी सीट पे लड़ेंगे, गठबंधन तो वहीं से लग रहा है टूट रहा है, क्या कहेंगे आप? नहीं, ममता बनर्जी का जो बयान आया तो गठबंधन में तो वो उनको हम मान ही नहीं रहे हैं ना इस समय। देखिए, इतनी सारी पार्टियां हैं, 30 पार्टियां हैं, आएंगी जाएंगी। अब एनडीए की बात करें, उसमें भी 40 पार्टियां हैं। वो कोई आता है, कोई जाता है, कोई खत्म हो जाता है, कोई विलय हो जाता है, तो वो मुद्दा नहीं है। आप अगर ममता बनर्जी या पश्चिम बंगाल की बात करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बंगाल की स्ट्रेटेजी इन लोगों को मिलकर करनी होगी और बीजेपी को भी इसमें सोचना पड़ेगा कि कहते हैं ना कि आपस की लड़ाई में तीसरा फायदा ले गया, तो वो चीज समझदारी से डिसीजन लेना होगा जो भी विपक्षी पार्टियां हैं। इंडिया के बहुत बड़े क्रिकेटर यूसुफ पठान को टीएमसी द्वारा टिकट मिला है, इस पे क्या कहेंगे? ये फर्क डालेंगे वोट पे? देखिए, जहाँ तक वोट की बात है तो पिछले काफ़ी टाइम से अगर आप क्रिकेटर्स की बात करें, बड़े बड़े बॉलीवुड के सुपर अभिनेताओं की बात करें, तो जो जागरूक जनता है वो उसके मन में वो कोई फर्क खास आता नहीं है। बाकी उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करें, उस लोकसभा सीट की बात करें, तो हो सकता है कि वो एक स्टार है और लोग उनसे उनके मतलब प्यार मोहब्बत में और उनको वोट दें, लेकिन कोई बहुत बड़े लेवल पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ना। 2024 चुनाव का जो है सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा जो मुद्दा होगा महंगाई, भयंकर महंगाई और बेरोजगारी। ये सबसे मुख्य मुद्दे के रूप में इस बार आने वाला है सामने। सरकार तो कह रही है कि हमने महंगाई दूर किया है, रोजगार भी काफी दिए हैं। नहीं, सरकार तो देखिए अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनी रही है, बनती जाती है, क्योंकि वही बात होती है कि बेचारे समाज के सबसे जिम्मेदार
चतुर्थ स्तंभ जिसको बोला जाता है, पत्रकार, आप भी एक पत्रकार हैं, आपका बहुत सम्मान है कि आप एक कार्य कर रहे हैं और जो सच निकल के आ रहा है लोगों में, जनता क्या सोच रही है, इस पे आप लोग कार्य कर रहे हैं। तो जो चतुर्थ स्तंभ के जो इस समय इमेज जो है, क्योंकि मैं खुद एक ज़माने से एक स्वतंत्र पत्रकार रहा हूँ, कभी कभी छोटा मोटा किसी अखबार में भेजना या पढ़ना लिखना और प्रतिक्रिया देना करता रहा हूँ। तो उस नाते मैं कहूँगा कि सरकार क्या कह रही है, सरकार का मीडिया कहता है, सरकार का वो पेड मीडिया होता है, वो सब फैब्रिकेटेड होता है। वास्तविकता में आप किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, बिना बताए इनडायरेक्टली पता करिएगा, भैया क्या क्या चल रहा है, क्या समस्या है, वो बताएगा भैया महंगाई है, चाहे सब्जी हो, चाहे दालें हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे कुछ भी हो, हर जगह महंगाई है। राहुल गांधी की जो पुश्तैनी सीट थी अमेठी, उसको छोड़कर उन्होंने वायनाड चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं जनता के मन में ये उत्पन्न हो रहा है कि क्या ये डर गए हैं क्या? देखिए, ये तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। हालांकि पिछली बार भी वो वहीं से चुनाव जीत के आए थे, और व्यक्तिगत सीट या पुश्तैनी सीट में अब आप इसमें दो लाइन ऐड करेंगे, मेनका गांधी, वरुण गांधी, पिछली बार सुल्तानपुर, यहाँ पीलीभीत, तो वो अपने हिसाब से देखिए हर सीट जो है डिसाइड की जाती है कहाँ पे जीत संभव होगी। क्योंकि मैं और आगे बढ़ूंगा, कहाँ हमारे आडवाणी जी लड़ते थे, उसके आडवाणी जी को हटा के अमित शाह जी वहाँ से लड़े, तो ये कोई मुद्दा नहीं है मेरे हिसाब से। आजमगढ़ से अखिलेश यादव जी चुनाव मैदान में हैं। उनके सामने भोजपुरी के सुपरस्टार निरहुआ जो प्रेजेंट टाइम में सांसद हैं। आपको क्या लगता है कि अखिलेश जी हरा पाएंगे निरहुआ को? अब बात वही आ गई कि हरा पाएंगे या नहीं हरा पाएंगे, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन निरहुआ को या इस तरह के जो बड़े नामी लोगों को, मजबूत प्रत्याशियों, क्योंकि अखिलेश यादव अपने आप में बहुत ही मजबूत प्रत्याशी रहेंगे, तो उनको उनका वोट कम करने के लिए या उनकी जीत के अंतर को कम करने के लिए उनके खिलाफ भी अपोजिशन यानी भाजपा एनडीए वालों को मजबूत प्रत्याशी खड़ा करना पड़ेगा। ये एक स्ट्रेटेजी है और ये हर जगह होगी। पेपर लीक मामला आया था, उस पर क्या कहना चाहेंगे? कितना नुकसान होता है जो स्टूडेंट होते हैं, तैयारी करके आते हैं, इस तरह की घटना होती है? देखिए, बहुत सहानुभूति है मेरी, जो अभ्यर्थी होते हैं, युवा लोग हैं, रोजगार के लिए परेशान हैं, सालों से परेशान हैं, और एक उम्मीद में मेरे सामने के उदाहरण है कि चेन्नई में कोई बच्चा ट्यूशन पढ़ा के या कोई प्राइवेट जॉब करके अपना खर्च निकाल रहा है, और क्योंकि उसका होम टाउन लखनऊ या यूपी में कहीं है, तो वो एक ARO हो या फिर अभी दरोगा भर्ती वाला जो एग्ज़ाम था उसको देने वो वहाँ से कितना रिजर्वेशन करा के समय अपना बर्बाद करके अपनी जीविका का नुकसान करके यहाँ आता है और फिर वापस जाता है। हफ्ता भर 10 दिन उसका बर्बाद हो जाता है, कई हजारों रुपए बर्बाद हो जाते हैं, और उसके बाद होता है पेपर लीक हो गया। ये पहला मामला नहीं है। पेपर लीक उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और अब तो राजस्थान, हर जगह लगातार, मतलब दर्जनों से भी ज़्यादा, 2-2 दर्जन, 3-3 दर्जन पेपर लीक हुए हैं। ये बहुत शर्मनाक मुद्दा है, और ये अगर हाईलाइट हो गया तो सुपड़ा साफ हो जाएगा सभी सरकारों का। जो विपक्ष है, इंडिया गठबंधन है, इनके पास अभी तक प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है, तो ये किस बेस पे चुनाव मैदान में जनता को क्या समझाएंगे कि प्रधानमंत्री उनके तरफ से कौन होगा? देखिए, जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत अनुभव की बात है, तो चाहे मुख्यमंत्री प्रत्याशी हो, चाहे प्रधानमंत्री प्रत्याशी हो, प्रत्याशी का चयन चुनाव प्रक्रिया, चुनाव होने से पहले होना ना होना कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और कई बार ये बात जाहिर नहीं भी करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी तो मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़ रही है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। मोदी जी के नाम पर बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी ही नहीं, आज के समय में एक पार्षद भी उनके नाम से जीत जाता है। ऐसा क्यों है? ये हवा है, ये खाली हवा बनाई जाती है बिकाऊ मीडिया, पेड मीडिया के थ्रू। नहीं, आखिर जनता, आप लोग ही वोट देते हैं। हाँ, आप वोट देते हैं तो बिकाऊ दूसरों को कैसे कह सकते हैं? चुन के तो आप ही बेचते हैं ना। नहीं, चुन के हम बेचते हैं, और अब इसमें तो आप कहेंगे कि लोगों ने खुलेआम कहा था कि मेरी गलती देखिए तो गिरहबान पकड़ के मुझे बताइएगा, तो क्या कोई अलाउ करेगा गिरहबान पकड़ना? नहीं ना। तो ये देखिए वही बात हो गई, वो कुछ कहें और आप कुछ कहें, इसका कोई मतलब नहीं है। प्रधानमंत्री 2 बार से आप ही लोग चुन के भेज रहे हैं और आप दूसरे पे उंगली उठाएंगे? नहीं, प्रधानमंत्री हम लोग चुन के नहीं वाली बात है। हाँ, पहली बार में प्रधानमंत्री जब 2013 से जो क्या बोलते हैं गुजरात मॉडल के रूप में, और एक नई उम्मीदें, क्योंकि मैंने जो थोड़ी देर पहले नाम लिया, अर्थव्यवस्था खोखली हो गई है, तो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत किया जाएगा। भारत को आर्थिक रूप से विश्व में टॉप 3 या टॉप में आने की संभावनाएं प्रबल होंगी। ये देख के हम भी कभी मोदी जी को बहुत सराहना करते थे और उनका समर्थन करते थे, लेकिन पहले कार्यकाल के बाद दूसरे कार्यकाल के शुरू होते ही कुछ चीज़ें सामने आने लगी कि नहीं, जो चीज़ ये कहते थे जस्ट उल्टा कर रहे हैं, जस्ट उसका उलट कर रहे हैं, तो फिर
मतलब बहुत दुख भी हुआ, शर्म भी आई। और आज की डेट में ठीक है वो प्रधानमंत्री हैं, उनके पद का सम्मान है, लेकिन एक प्रधानमंत्री जो छोटे छोटे चुनाव, बड़े बड़े चुनाव में सिर्फ जो है प्रचार करता रहता है। अरे प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री का कार्य करना चाहिए। और आपके पास नेताओं की कमी है क्या प्रचार करने के लिए? प्रचार आप नेताओं से कराइए। कभी मौका मिलेगा, हमें कभी मौका मिलेगा, हम या जो भी सरकारें आएंगी उनसे हम अपील करेंगे कि आप लोग अपने मुख्य जो आपके पदाधिकारी होते हैं, या मुख्य जो आपके मंत्री और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होते हैं, उनको उनके कार्य में रखा करिए। क्या होता है ये 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है उसमें क्या राम मंदिर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाला है? उससे वोटरों पर कितना प्रभाव पड़ेगा? थोड़ा सा हिंदी बेल्ट जिसको हम बोलते हैं, हिंदी पट्टी में थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा उसका। लेकिन वही बात हो गई कि लोगों ने क्या देखा, आम आदमी जो है बिल्कुल भोला, वो अपना वोट बढ़ाएगा, उन लोगों का वोट मिलेगा। लेकिन जो जागरूक है और जो ज्यादा जागरूक है वो शायद और पीछे इनके खिलाफ चला जाएगा कि एक इंसान की तुलना आप कहाँ किससे करने लगे हमारे आदर्श से। तो इसमें कहने को बहुत कुछ है, मैं इसमें आना नहीं चाहता। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इनके नेतृत्व में प्रदेश का किस तरह से विकास हुआ है? देखिए विकास, वास्तविकता में विकास हुआ है। विकास तो खैर कोई भी पद है, कोई भी अधिकारी है या कोई भी मंत्री है, मुख्यमंत्री है, काम कार्य करने के लिए आता है, कार्य तो होता रहता है। लेकिन आप मेरे अनुभव की बात करें तो योगी जी का जो मॉडल है वो डिस्ट्रक्शन, विनाश का प्रतीक है। क्योंकि वो शुरुआती करते हैं ठोक दो, बुलडोजर चला दो, तो वहीं वो फेल हैं। ऐसा क्यों लगता है? माफियाओं पर बुलडोजर चलना क्या गलत बात है? देखिए माफियाओं को बुलडोजर चलाना और लेकिन उसमें से अपने वाले माफियाओं को माफ कर देना या उनको छुपा के रखना, ये कोई तरीका नहीं है। किसको माफ कर दिए हैं? नहीं, ये इसमें मैं नहीं बोलना चाहूंगा। आप खुद पत्रकार हैं, आपको मालूम होगा कि किन लोगों को ये अपने लोगों को बचा के रखते हैं और किन लोगों को ये सफाया कर रहे हैं, सिर्फ फिर विरोधियों का सफाया कर रहे हैं। जो सच है वो सच है, इससे आगे मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है? नहीं, विकास तो हो ही रहा है। विकास तो पहले भी था। विकास मैंने कहा ना, जब कोई बैठा है कुछ काम करने के लिए तो कार्य तो वो करेगा ही। लेकिन उस कार्य में उदाहरण दूंगा, बिजली विभाग में क्या विकास हुआ? कुछ भी विकास नहीं हुआ। आज भी साधारण से मौसम होता है, उसमें भी लाइट घंटों के लिए काट दी जाती है। क्या मतलब है इसका? कहाँ हो रहा है? महंगाई, बिजली की इतनी और महंगी पे महंगी करते चले जा रहे हो। अरे एक तरफ बात करते हैं, अभी के केंद्र में सरकार थी और पीयूष गोयल जी याद है मुझे, हुआ करते थे उस समय, तो ई एनर्जी जो है, ग्रीन एनर्जी के रूप में अखिलेश सरकार से बोला करते थे कि 1.5 रुपए, 2 रुपए, ₹2.25 प्रति यूनिट बिजली उपलब्ध है, और खुद आप बेच रहे हो 6 रुपए, 7 रुपए में। कहाँ गया आपका वो खोखला मॉडल? बीजेपी का नारा है अब की बार 400 पार। आपको क्या लगता है कि ये हकीकत होने वाला है कि जुमला हो जाएगा? जुमला तो खैर इसे नहीं कहेंगे, इसे अतिशयोक्ति कहेंगे। एक्चुअली इन लोगों की जो स्ट्रेटजी है ना पिछले 3-4 सालों से, ये लोग एक हवा क्रिएट कर देते हैं, पहले से ही जो है हवा बना देते हैं। उस हवा के आड़ में फिर ये अंदरूनी उसमें गलत कार्य कर ले जाते हैं। उदाहरण मैंने दिया था, उदाहरण आपका हो गया, एक तो चंडीगढ़ मेयर के चुनाव में धांधली साफ समझ में आई। दूसरी चीज, आज एक बहुत बड़ी डिसीजन आया है और बहुत जो है बड़ा मुद्दा है ये। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन पे हमें 3-4 दिन से, हफ्ते भर से शक होने लगा था कि ये चेयरमैन नाम के लिए चेयरमैन है, पीछे कौन है? क्या मोदी जी चेयरमैन है कि कोई और चेयरमैन है इसका? लेकिन आज जो है लताड़ लगी है। आखिरी उम्मीद जो हमें खड़ा रखती है सीजीआई चंचूड़ साहब को फिर से मैं साधुवाद देता हूं कि उनने जो है बिल्कुल निष्पक्ष रूप से आज एसबीआई को लताड़ लगाई है। और इलेक्टोरल बॉन्ड वाला जो मामला था, उनको 1 दिन का समय दिया कि सारी चीजें आप वो करिए। तो 400 पार नहीं है, ये 200 भी ले आए तो इनके लिए सपना है। 2024 चुनाव में मायावती जी कहीं नजर नहीं आ रही है। आपको क्या लगता है कि चुनाव उनका जो है इस समय खत्म हो रहा है, जो उनका प्रभाव एक विशेष होता था? देखिए, अब आप एक पत्रकार हैं, मैं एक जागरूक जिम्मेदार नागरिक हूं। पिछले 3-4 साल से हम सभी लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ और इसके अलावा कई जगह चुनाव होते रहते हैं जहां पे बहुजन समाज पार्टी अपनी बेबाकी से अपने प्रत्याशियों को उतारती थी और चुनाव लड़ती थी। लेकिन सब कुछ ठंडा पड़ा हुआ है, वो करना ही नहीं चाह रहे हैं। अब इसके क्या कारण है वो जाने और सरकार जाने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। रियलिटी मीडिया न्यूज़ से मैं अमन राव।